हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राम विजय कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ब्स के पार्ट 5 के अंदर। लास्ट पार्ट में हमने बात किया था कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स के वर्ब 4 और वर्ब 5 वाले एरर्स के बारे में, और साथ में हमने बात किया था ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव के बीच भी डिफरेंसेस देखा था। और आज हम लोग उस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला है कि हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स हमें करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। तो कॉजेटिव वर्ब्स हम लोग करेंगे, कॉजेटिव वर्ब्स की हम लोगों को नींव रखनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग दो और वर्ब के टाइप्स को क्लियर करते हैं। तो आज जो ये 5th पार्ट होगा वो हो जाएगा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यस, दो वर्ब्स है, एक है हमारा फाइनाइट और दूसरा है नॉन फाइनाइट। अगर बात करें फाइनाइट की तो क्या होता है, फाइनाइट का सीधा सीधा एक ही मतलब है, फिक्स्ड, लिमिटेड, ठीक है। अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, लिमिटेड और फिक्स्ड, मतलब हमको पता है कि कितना है। और नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन मतलब होता है नॉट, और इधर हो गया लिमिटेड या फिक्स्ड। ये तो मीनिंग है, ये मीनिंग है, लेकिन क्या यही मीनिंग डिफिनीशन में भी आता है? हम देखते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा यहां पर, ही लाइक्स टू प्ले चेस, ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, ही लाइक्स टू प्ले चेस। एक मैंने लिखा आई लाइक टू प्ले चेस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब का टाइप है ये दोनों। और ये जिसका क्लियर हो गया, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब से जितने भी एरर्स पूछे जाते हैं वो सारा बनेगा, ठीक है। वर्ब्स के अंदर ज्यादातर एरर्स नॉन फाइनाइट से होता है। फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड एरर्स हमने कंजुगेशन में देखा है, टेंस में पूछा जाता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है, बस। तो खैर हम लोग यहां क्या सीख रहे हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। दो सेंटेंसेस मैंने लिख दिया, एक और मैं लिख देता हूं, आई हैव बॉट एन एप्पल, और एक और मैं लिख देता हूं, ही हैज बॉट एन एप्पल। एक और मैं सेंटेंस लिखना चाहूंगा, क्या लिखूंगा मैं, ही इज प्लेइंग हियर। और एक और मैं लिखना चाहूंगा, दे आर प्लेइंग हियर। तो कितने सेंटेंसेस लिखा मैंने 6 सेंटेंसेस लिखा है, और बात कर रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। अगर वर्ब मैं बोलूं कि निकाल दो इन 6 सेंटेंसेस के अंदर, तो क्या निकल जाएगा, ये जो मैंने सारा अंडरलाइन किया वर्ब हो गया। लेकिन ऐसा केवल यही वर्ब नहीं रहा, यहां भी अगर देखेंगे तो ये सारा जो मैंने अंडरलाइन किया सारा वर्ब्स है। मतलब वर्ब इस पार्ट में भी है, इस पार्ट में भी है, तो पूरा एक पार्ट मिलकर 6 सेंटेंसेस लिखा हुआ। लेकिन फर्क क्या है, एक पार्ट वाला जो मैंने लिखा है ये सब फाइनाइट में लिखा है, और इधर वाला जितना है मैंने नॉन फाइनाइट में लिखा है। इस लाइन से इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। कारण तो जरूर होगा ना कोई, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता हूं ये चीज। कारण क्या है इसके अंदर, इसकी हम लोग बात करते हैं। यहां पर जैसे ही बदलते जा रहा है, जैसे ही दे हो रहा है, या आई हो रहा है, या ही आई हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, वर्ब भी बदल जा रहा है। लाइक्स क्या में चला जा रहा है, लाइक में, हैव क्या में चला जा रहा है, हैज में, इज क्या में चला जा रहा है, आर में। यहां कुछ बदल रहा है, क्या कुछ बदल रहा है? सब्जेक्ट के बदलने से इसको कोई फर्क पड़ रहा है? सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सेंटेंस का जो कर्ता होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बदलने से ये वाला वर्ब बदल रहा है, लेकिन ये वाला वर्ब बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। तो वैसे वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट से क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फाइनाइट, और जो कि सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं होते उनको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। ये चीज सभी को याद रखना है।
लेकिन अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ। ये तो जनरल डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन है, जो हम लोग रेन एंड मार्टिन जैसे बुक्स में और जो भी ग्रामर के बुक्स है उनमें हम देखते हैं। ठीक है, जनरल डिफिनीशन है। मैं अभी यहां क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रामर वाला डिफरेंस भी हमको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का देखना होगा, डिफिनीशन हमको देखना होगा। अगर केवल बेसिक जो बचपन में पढ़ते हैं हम लोग 8th में, 9th में, 10th में, वो पढ़ेंगे तब काम कैसे चलेगा? इसीलिए हम लोग कहां आ जाते हैं? हम लोग आ जाते हैं, मेरा एक एडिशन है उस डिफिनीशन के अंदर। मैंने बोला ही प्लेड क्रिकेट लास्ट मंथ, पिछले महीने वह क्या खेला? क्रिकेट खेला। वर्ब इसके अंदर कितना है? एक है, प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, पिछले हफ्ता मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ मेरे दोस्त? यहां यह हुआ कि ही आई में बदला, लेकिन प्लेड नहीं बदला। तो हम लोग डिफिनीशन क्या पढ़े हैं? हम लोगों ने डिफिनीशन ये पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट बदलते ही वर्ब बदल जाए, जो बदलेगा वो फाइनाइट, जो नहीं बदलेगा नॉन फाइनाइट। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वर्ब दिख रहा है ना बदलते हुए भी फाइनाइट है। तो कॉन्सेप्ट समझना होगा फंक्शनल इंग्लिश के अंदर, इस चीज को क्लियर करना होगा, और तभी जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे? वर्ब्स के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे। याद रखना, ये फाइनाइट इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट के क्लोज है, एकदम क्लोज है। और टोटल वर्ब्स हमारे पास होता है V1, V2, V3, V4 और V5, याद रखना है। और इसके अलावा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब बदले ना बदले होगा फाइनाइट, याद रखना है। इसीलिए ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हम लोग एनोमैलस फाइनाइट्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि केवल प्रिंसिपल वर्ब को फाइनाइट नहीं माना जा सकता है। ऑक्सिलियरी वर्ब विल बदले ना बदले क्या मानेंगे? फाइनाइट। शैल बदले ना बदले क्या मानेंगे? फाइनाइट। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? एनोमैलस फाइनाइट के नाम से जाना जाता है। अब बचा ऑक्सिलियरी वर्ब के अलावा ऑक्सिलियरी वर्ब। डिफिनीशन क्या है उस पर बात नहीं करेंगे। डिफिनीशन तो यहां इस एग्जांपल में क्या हुआ? गलत साबित हो गया। डिफिनीशन क्या, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। बस ये याद रखना है, वर्ब कितना? 6, V1, V2, V3, V4, V5 और ऑक्सिलियरी वर्ब। ये मिलकर पूरा जितना भी, पूरे दुनिया में जितना भी वर्ब्स है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, सब आ जाएगा इतने के अंदर, इन 6 के अंदर। और मैंने क्या बोल दिया? बस डिफिनीशन दिमाग में इजी वे में याद रखना है। ऑक्सिलियरी मतलब फाइनाइट, V1 मतलब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। V1 एक ऐसा वर्ब है जो दोनों हो सकता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों। V2 मतलब केवल फाइनाइट, बदले ना बदले उससे मतलब नहीं है। V3 हमेशा नॉन फाइनाइट, ठीक है। और V4 हमेशा नॉन फाइनाइट। क्या मिला था किसी को ऐसा कॉन्सेप्ट पहले? और V5 हमेशा फाइनाइट। कहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखा अभी तक जो इतने सिंपल वे में ये चीज क्लियर हो जाए कि कौन फाइनाइट कौन नॉन फाइनाइट? नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग बेसिक डिफिनीशन तक ही सीमित रह जाते हैं और उसी चीज में हर कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन फंक्शनल इंग्लिश के प्रति रवैया बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि जो हम बचपन में पढ़ते हैं या फिर जनरल इंग्लिश के बुक्स में पढ़ते हैं वो गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी जो चीजें हैं वो भी तो जाननी पड़ेगी। तो कैसे जज करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का? ये है मंत्र, और इस मंत्र को फॉलो करेंगे। कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कोई नहीं फंस सकता है। सब्जेक्ट बदल रहा है, नहीं बदल रहा है वर्ब को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्या पर?
तो कुछ सेंटेंसेस मैं यहां लिखूंगा और मैं दिखाऊंगा कि कौन फाइनाइट और कौन नन फाइनाइट। मैंने लिखा एक सेंटेंस, कोविड-19 इज, क्या लिखा है मैंने? कोविड-19, अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा है, कोविड-19 इज हार्मफुल टू द पॉपुलेस। पॉपुलेस मतलब जो लोग हैं, पर्सन्स, जनसंख्या जो हमारा है उसको पॉपुलेशन कहते हैं, और जो लोग होते हैं उसको हम लोग कॉमन मैन, पीपल, इन सबको हम लोग किसमें लाते हैं? पॉपुलेस। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या आया है? इज आया है। आया या नहीं आया? इज आया है। अब इज क्या है? एक वर्ब है। कैसा वर्ब? हमसे पूछना है फाइनाइट या नन फाइनाइट, मैं यही अभी पूछ रहा हूं, ठीक है? प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी है ये, मैं नहीं पूछ रहा हूं कैसा वर्ब, फाइनाइट या नन फाइनाइट। तो क्या करना है? इज जो है चेक करेंगे हम लोग, क्या में? V1, V2, V3, V4, V5 और ऑक्सिलियरी वर्ब। इसमें ये वाला मंत्र सभी को याद है। अब देखो ये वाला मंत्र सभी को याद है। अब मुझे ये कोई बताओ कि ये 6 में क्या में है? कोई भी बता देगा ऑक्सिलियरी वर्ब में है, और ऑक्सिलियरी मतलब फाइनाइट। तो ये वर्ब क्या बन गया? फाइनाइट बन गया, ठीक है? अब इस सेंटेंस में कोई वर्ब ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ चाइना हैज होप्ड ऑफ गुड बाइलेटरल रिलेशंस विथ इंडिया। अब यहां पर देखो, चाइना के गवर्नमेंट ने आशा किया है अच्छे द्विपक्षीय रिलेशंस के, ठीक है? किसके साथ? इंडिया के साथ, कि दोनों देशों का संबंध, द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छा हो। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कितना वर्ब? एक है हैज और एक है होप्ड, और कहीं वर्ब तो दिख नहीं रहा है। हैज कैसा वर्ब? एक ऑक्सिलियरी वर्ब, और होप कैसा वर्ब? कंजुगेशन के रूल में चलो, हैज, हैव, हैड के बाद कैसा वर्ब आता है? वर्ब 3 आता है। मतलब वर्ब 3 क्या पढ़ा है? रूल, मंत्र अभी थोड़े देर पहले। वर्ब 3 क्या बनेगा? नन फाइनाइट बनेगा, और ऑक्सिलियरी वर्ब क्या बनेगा? फाइनाइट बनेगा। तो इस रूल को फॉलो करना है, केवल जो मैंने पढ़ा दिया इस मंत्र को फॉलो करना है। डिफिनीशन को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच बच्चों मैंने डिफरेंस बता दिया, दोनों का क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया, एंड आई होप कि अब सभी लोग इसको आसानी से पहचान पाएंगे। अब बच क्या रहा है? बच रहा है वर्ब 1 वाला, ठीक है? वर्ब 1 वाला बच रहा है, क्योंकि वर्ब 1 को पहचानने में बड़ा परेशानी आएगा लोगों को। इसमें क्या है? अरे मेरा पूरा इंग्लिश वर्ब 1 वाले में लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैंने वर्ब 1 को क्या बोल दिया है? फाइनाइट भी होता है और नन फाइनाइट भी। मैंने बोला है ना, मैंने बोला है ना कि वर्ब 1 जो है वो फाइनाइट भी होता है और नन फाइनाइट भी। V2 का तो केवल फाइनाइट है, V3 नन फाइनाइट है, V4 नन फाइनाइट है, V5 फाइनाइट है, ऑक्सिलियरी वर्ब फाइनाइट है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वर्ब 1 में फाइनाइट भी हो सकता है, नन फाइनाइट भी। अब कंफ्यूजन यहीं पर आता है, तो याद रखना है। इसका मैं रूल्स बता देता हूं। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है V2, V3, V4, V5 ऑक्सिलियरी वर्ब में कुछ सोचना नहीं है। जो मैंने बोला फाइनाइट वो फाइनाइट, जो मैंने बोल दिया नन फाइनाइट नन फाइनाइट। लेकिन इसमें वर्ब 1 में पहचानने में प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पर याद रखना सब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है वो होगा फाइनाइट, जो नहीं आ रहा है
वो होगा नन फाइनाइट, नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। मान लो बोल रहा है, एक सेंटेंस हमारे पास दिया है, ही इज टू गो होम। ही इज टू गो होम, यहां वर्ब वन आ रहा है, सब्जेक्ट के पास आ रहा है या दूर आ रहा है? सब्जेक्ट के पास तो इज आ रहा है जो कि एक फाइनाइट है, टू गो तो दूर आ रहा है, दूर आ गया मतलब नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, क्या बन गया? नन फाइनाइट बन गया। अगर एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, अगर मान लो दिया है भाई आई लव टू स्विम, ठीक है, यहां पर लव जो है वर्ब वन है, लव जो है वर्ब वन है और कहां आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद। लेकिन ये स्विम जो है ये भी तो एक वर्ब है वन, लेकिन कहां आ रहा है? सब्जेक्ट से दूर। तो दूर आया तो कौन सा वर्ब? नन फाइनाइट। और पास आया तो कौन सा वर्ब? फाइनाइट। तो ये है डिफरेंस फाइनाइट और नन फाइनाइट वर्ब्स का। आई होप कि सभी को अब कोई भी फाइनाइट और नन फाइनाइट वर्ब को समझने में परेशानी नहीं होगी कभी भी। लेकिन इससे ये जो हमने पढ़ा इसका फायदा क्या है, इससे हम क्या गेन करेंगे, हमको किस चीज के अंदर इसकी मदद मिलने जा रही है, मैं इस बारे में, इस विषय में अब बात करने जा रहा हूं। देखो, हमको मदद मिलेगी जब हम लोग नन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, किसको समझेंगे? नन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स को। क्योंकि मैंने बोला कि वर्ब्स से नन फाइनाइट का बहुत एरर्स होता है। फाइनाइट का तो एरर्स हमको कंजुगेशन में, टेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिल जाता है, लेकिन नन फाइनाइट का एरर्स केवल वर्ब से मिलता है। नन फाइनाइट कौन कौन हो सकता है? अगर जो मैंने पढ़ाया था तो V1 हो सकता है, V3 हो सकता है और V4 हो सकता है। बाकी कोई नन फाइनाइट हो सकता है? नहीं। V2 नहीं हो सकता है, V5 नहीं हो सकता है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स नहीं हो सकता है। मतलब केवल कौन होगा? केवल होगा V1, V3 और V4 जो कि नन फाइनाइट होता है। और इसी से तीन टाइप्स भी बन गया। किसका? नन फाइनाइट का। V1 को हम लोग कहते हैं इनफिनिटिव्स, V3 को हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल्स और V4 को हम लोग कहते हैं जेरेंट्स या फिर पार्टिसिपल्स। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि नन फाइनाइट का तीन टाइप्स, एक इन्फिनिटिव, एक पार्टिसिपल और एक जेरेंट। वर्ब वन, जो भी वर्ब वन नन फाइनाइट है वो सब क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव। V3 क्या कहलाता है? पार्टिसिपल। और V4 जेरेंट भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी। तो कितने वर्ड्स हमको दिखे? एक हमें इन्फिनिटिव दिखा, एक पार्टिसिपल दिखा और एक जेरेंट्स दिखा। तो याद यही रखना है कि नन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप्स कौन है? इन्फिनिटिव्स, जेरेंट्स एंड पार्टिसिपल्स। अब हम लोग किस चीज की बात करेंगे? अब हम लोग शुरू करेंगे, पहला जो हमारा है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स के यूजेस से हम लोग अपना ये जो नन फाइनाइट का टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटिव्स क्या होता है मैंने बोल दिया। व्हेन a verb 1 acts as a non-finite verb. अगर if someone asks you to define infinitives, how will you define it? You can define it when a verb 1 acts as a non-finite verb. Why I have said this? Why I have said this?
मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि जब एक वर्ब वन एक्ट्स एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि वर्ब वन फाइनाइट का भी काम कर सकता है। वो फाइनाइट का काम करेगा तब वो नहीं कहलाएगा इन्फिनेटिव। कब कहलाएगा? जब नॉन फाइनाइट का काम करेगा तभी। ठीक है, जैसे अब मैं यहां पर दो सेंटेंसेस लिखता हूं। ही कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर, वह क्या कर सकता है? एक कंप्यूटर को चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ऑपरेट चलाना इज वर्ब वन। ठीक है ना? वर्ब वन है ना? वर्ब वन है, लेकिन ये वर्ब वन क्या वाला वर्ब वन है? नॉन फाइनाइट वाला या फाइनाइट वाला? तो सिंपल मैंने तरीका बता दिया कि सब्जेक्ट से दूर है, पास में तो कैन है, तो सब्जेक्ट से दूर होने के कारण ये ऑपरेट क्या हो गया? एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और अगर कोई वर्ब वन नॉन फाइनाइट होगा तो वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव्स। तो ये भी एक इन्फिनिटिव है। कौन? ऑपरेट। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। शी इज रेडी टू डू दिस प्रोजेक्ट। ये सेंटेंस देखें, शी इज रेडी टू डू दिस प्रोजेक्ट। अब यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हम देख रहे हैं कि एक है वर्ब इज और एक है टू डू। डू क्या है? वर्ब वन। कैसा वर्ब वन? सब्जेक्ट के बाद वाला या दूर वाला? सब्जेक्ट के दूर वाला। मतलब चूंकि सब्जेक्ट के दूर वाला है इसीलिए यह भी क्या बना? एक नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ तो क्या हुआ? इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटिव के अंदर मैंने बोल दिया कि ये दो चीजें हमको दिख रही है। यहां पर एक V1 है और यहां पर एक V1, और दोनों क्या है? नॉन फाइनाइट होने के कारण इन्फिनिटिव हुआ। अब देखो, अब इसमें हमको क्या समझना है भाई? अब यहां पर एक चीज पॉइंट करने वाला है। ये जो इन्फिनिटिव है इसके साथ टू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन ये जो इन्फिनिटिव है इसके साथ टू जो है वो दिख रहा है। मतलब ये समझना है कि इन्फिनिटिव एक कौन सा होगा? जहां पर टू होगा, जिसको हम लोग कहते हैं टू इन्फिनिटिव्स। और एक कौन होगा? जहां पर टू नहीं होगा, और इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब का तीन टाइप्स, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड जेरंड्स। और इसका किसका? यस, इन्फिनिटिव्स का दो टाइप्स, एक टू इन्फिनिटिव्स और एक बेयर इन्फिनिटिव्स। टू इन्फिनिटिव्स क्या हो गया? विथ टू वाला जितना है सब टू इन्फिनिटिव्स। और बेयर इन्फिनिटिव्स मतलब क्या हो गया? विदाउट टू वाला जितना भी इन्फिनिटिव है वो सब बेयर इन्फिनिटिव हो गया। मतलब यहां चूंकि टू लगा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? बेयर इन्फिनिटिव। और यहां चूंकि टू लगा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे क्या? टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो वर्ब वन जब नॉन फाइनाइट आए, बिना टू के आए तो बेयर इन्फिनिटिव, टू के साथ आए तो टू इन्फिनिटिव। ये तो समझ गए। लेकिन ऐसा क्यों? दो अलग अलग क्यों? एक बेयर इन्फिनिटिव क्यों? एक टू इन्फिनिटिव क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। बिल्कुल है, बिना कारण के कैसे कोई सिस्टम चल सकता है ग्रामर का? और वो कारण क्या है उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हर जगह हर कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए टू इन्फिनिटिव अलग है और बेयर इन्फिनिटिव अलग है। सबका, दोनों का अपना यूज है। पहला सेंटेंस मैं यहां लिखता हूं और यहां से अब इन्फिनिटिव्स का यूजेस मैं शुरू कर दूंगा। यहां मैंने लिखा शी वर्कड हार्ड फॉर पासिंग द एग्जाम। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा शी वर्कड हार्ड फॉर पासिंग द एग्जाम। इसके अंदर क्या हमको दिख रहा है? इसके अंदर हमको दिख रहा है कि ये जो है काम करने वाली है शी, और इसने बहुत मेहनत किया,
काम करने में। कैसे काम किया भाई? बहुत मेहनत के साथ काम किया। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये सेंटेंस सही है? शी वर्कड हार्ड फॉर पासिंग द एग्जाम। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा कि ये सेंटेंस सही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि एसएससी के कॉमन एरर में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग अगर नो एरर करेंगे तो नंबर चला जाएगा? जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस सही नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस जो है वो क्या है? गलत है। तो क्यों गलत है ये चीज समझ लो। अगर एक सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब हो और उसके बाद एक एडवर्ब हो, एडवर्ब मतलब ये बताने वाला वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है, कैसे काम किया उसने, तो बहुत हार्ड तरीके से काम किया। मतलब यहां पर हो गया कि सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर एडवर्ब हो, तो उसके बाद याद रखना क्या यूज करेंगे? टू इन्फिनेटिव। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट रूल मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस टू प्लस वर्ब वन। ठीक है, फर्स्ट रूल। इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्यों देख लेते हैं? क्योंकि जरूरी है एक और एग्जाम्पल समझना हम लोगों के लिए। जैसे मैंने बोला ही स्पीक्स लाउडली फॉर कॉलिंग हिज सर्वेंट्स। अपने सेवकों को बुलाने के लिए वह जोर से चिल्लाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या यह सेंटेंस सही है या गलत। कौन बुलाता है? ही। मतलब ही क्या है? सब्जेक्ट। बुलाता है क्या है? एक एक्शन। कैसे बुलाता है? मतलब लाउडली जो है बता रहा है कि कैसे बुलाता है, मतलब क्या हो गया? एडवर्ब। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब है, यहां पर क्या दिया है? फॉर कॉलिंग। पर है क्या है? टू कॉल। तो होगा क्या? तो ये था पहला रूल किसका? टू प्लस वर्ब वन का। इस चीज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड रूल पर। ठीक है, सेकंड रूल इन्फिनेटिव्स के अंदर सेकंड रूल क्या कहता है? देखो, दो वर्ड्स है, एक है नीड, रूल नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। एक है नीड और एक है डेयर। और इसके साथ हम लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि करे तो करे क्या। नीड के साथ और डेयर के साथ हम लोग करे तो करे क्या, कहां 2 + V1 करें और कहां केवल V1 करें। ठीक है, तो ये दोनों जो मैंने लिया है वर्ड, ये मैं बता दूं मार्जिनल ऑक्सिलियरीज है। ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलियरीज मतलब ये वैसे मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं जो कि वर्ब की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो मतलब समझ लो नीड और डेयर जो है दो टाइप से यूज हो सकता है, या तो मेन वर्ब की तरह या तो ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह। अगर मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका फॉर्म चलेगा नीड, नीडेड, नीडेड। ठीक है, V1 है, V2 है, V3 है, नीडिंग। चूंकि ये एक स्टैटिक वर्ब है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है किसका? स्टैटिक वर्ब का। वैसे वर्ब जिनका हम लोग क्या नहीं करते हैं यूज, कंटिन्यूअस बहुत कम यूज करते हैं। जैसे कभी हम ये बोलते हैं क्या, आई एम नोइंग यू, नहीं बोलते हैं। आई नो यू बोलते हैं। आई एम लविंग यू नहीं बोलते हैं।
आई एम हेटिंग यू नहीं बोलते हैं, क्यों? है तो वो कंटिन्यूअस, लेकिन बोलते क्या है? नो, लव, हेट, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो है तो फॉर्म नीडिंग जरूर, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते। और एक है हमारे पास नीड्स। नीड्स हमारा क्या है? वर्ब 5। इसी तरह डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग और डेयर्स। मतलब याद रखना है, जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा, किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह यूज होगा, तो ये फॉर्म इसका चलेगा। हम लोग पहले ही दिन ये बात कर चुके थे कि प्रिंसिपल वर्ब ही एक ऐसा वर्ब है जिसका V1 से लेकर V5 यूज किया जा सकता है। अगर प्रिंसिपल वर्ब नहीं होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा, तो उसका V1 से V5 नहीं होता है। कुछ ऑक्सिलियरी वर्ब अगर प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं, तभी उनका V1, V2, V3, V4, V5 होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब के केस में याद रखना, इनके साथ हम यूज करेंगे 2 + V1, और ऑक्सिलियरी वर्ब के केस में हम यूज करेंगे V1। अब मेन वर्ब कब होगा ये चीज समझना, और ऑक्सिलियरी वर्ब कब होगा। ऑक्सिलियरी वर्ब होने का दो ही चीज है तरीका, एक या तो इसके साथ नॉट लग जाए, और दूसरा अगर इसके साथ क्वेश्चंस में ये पूछा जाए, क्वेश्चंस में अगर यूज हो जाए। अगर, फिर से मैं बोल देता हूं, अगर नीड और डेयर ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह यूज होगा, तो उसके साथ हम लोग केवल V1 लगाएंगे, और मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो 2 + V1 लगाएंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब कब होगा? जब या तो नॉट लगा हो, या तो उससे क्वेश्चन शुरू हो रहा हो। अगर ये दोनों केस नहीं है, तो मेन वर्ब की तरह हम यूज कर देंगे। अब एक चीज और, ऑक्सिलियरी वर्ब के केस में नीड ही होगा जब भी होगा, और डेयर ही होगा जब भी होगा। नीड्स, डेयर्स, नीडेड, डेयर्ड, ये सब नहीं हो सकता है। तो ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंटेंस के ऊपर। मैं बात करता हूं, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही dares not to go home. He dares not to go home. यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा, अब हमको पता करना है कि यह सही है या नहीं। देखो, मैंने क्या बताया, अगर डेयर और नीड में से किसी के बाद भी क्या आ जाए? नॉट आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा। मतलब यहां आ रहा है तो नॉट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सिलियरी वर्ब। लेकिन याद रखना, प्लस नॉट होना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। क्या कि ही डज नॉट डेयर है, तब ये रूल काम नहीं करेगा। नॉट बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बाद में नॉट आ रहा है, तो यहां पर हमने क्या किया है? ही डेयर नॉट टू गो होम। लेकिन पढ़े क्या है कि ऐसे केस में केवल V1 होगा। यहां 2 जो आया वो क्या हो गया? गलत हो गया। अब सेकंड चीज मैंने क्या बोला कि अगर नॉट हो या क्वेश्चन हो, तो नीड कभी भी होगा तो नीड ही होगा, और डेयर कभी भी होगा तो डेयर ही होगा। लेकिन यहां क्या दिया है? डेयर्स, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या भाई? डेयर्स शी गो टू द फॉरेस्ट? डेयर्स शी गो टू द फॉरेस्ट। अब यहां पर क्या आ गया? शी। और देखो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। मतलब ये डेयर से क्या शुरू हो रहा है? क्वेश्चन। मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया? ऑक्सिलियरी की तरह यूज हो गया। अब चूंकि ऑक्सिलियरी की तरह यूज हो गया, तो वर्ब 1 आना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, और आ भी रहा है वर्ब 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है? डेयर है या डेयर्स है? मेन वर्ब तो है नहीं कि डेयर्स हम V5 में यूज करेंगे, है क्या? ऑक्सिलियरी। तो कटा ये, और क्या हो गया? डेयर।
तो ये है डेयर का ऑक्सिलियरी वर्ब वाला यूज। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं मेन वर्ब्स वाले डेयर के यूजेस के ऊपर। और यहां पर हम देखते हैं मेन वर्ब्स वाले डेयर के यूजेस को। पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं एक सेंटेंस, आई डू नॉट डेयर चैलेंज यू। आई डू नॉट डेयर चैलेंज यू। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा? इसके अंदर हमने लिखा है डेयर। अब डेयर के बाद नॉट आ रहा है या पहले? तो पहले आ रहा है। पहले आ रहा है, इसका मतलब कि ये ऑक्सिलियरी नहीं है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। अच्छा, अब मेन वर्ब में क्या है? ये डू डज डिड के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमेशा वर्ब वन आता है, मतलब ये वर्ब वन है। मेन वर्ब का ये वर्ब वन है। अब इसमें हमको क्या खोजना है? यहां पर हम अगर देखेंगे तो दिया है चैलेंज, लेकिन मेन वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं? 2+V1 लगाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? आई डू नॉट डेयर टू चैलेंज। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे डेयर का मेन वर्ब की तरह ही यूज में, ठीक है। और वहां भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं 2+V1 के साथ। जैसे मैंने लिखा द स्टूडेंट डू नॉट डेयर roam in the field in their principal's presence। अब यहां पर क्या बोल रहा है? बच्चे, विद्यार्थी जितने भी हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं, उनका हिम्मत नहीं हो रहा है। क्या का हिम्मत नहीं हो रहा है? फील्ड में घूमने का। क्यों? कौन प्रेजेंट है? उनके प्रिंसिपल प्रेजेंट हैं, इसीलिए। अब ये डेयर के पहले आ रहा है नॉट या बाद आ रहा है? पहले आ रहा है। हमने पढ़ा बाद आएगा तब ऑक्सिलियरी होगा। यहां पर क्या हुआ? पहले आया, और पहले आने के कारण यहां केवल V1 दिया हुआ है। पहले आने वाला तो केस मेन वर्ब का बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम क्या यूज कर देंगे? द स्टूडेंट्स डू नॉट डेयर टू रोम इन द फील्ड इन देयर प्रिंसिपल्स प्रेजेंस। तो ये है रूल डेयर का। अब मैं एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा नीड का। सेम पैटर्न पे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीड और डेयर में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नीड डेयर प्रिंसिपल है तो 2+V1, ऑक्सिलियरी है तो ओनली V1। ऑक्सिलियरी कब है? इसका दो एकदम इजी जो मैंने रूल्स है वो बता दिए हैं। अच्छा, अब मैं यहां बोल रहा हूं आई डू नॉट नीड ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट नीड ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। अब इस सेंटेंस को देखा जाए अगर, तो नीड जो वर्ड हमारा दिया है, इसके पहले नॉट आया है या इसके बाद नॉट आया है? जाहिर सी बात है इसके पहले नॉट आया है। इसका यह मतलब होता है कि मेरा ये वाला फॉर्मूला पर फिट नहीं बैठ रहा है, बाद में नॉट आने वाला। पहले नॉट आ गया मतलब कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के लिए क्या पढ़े हैं? 2+V1। तो यहां पर बच्चे केवल V1 दिया, जो कि गलत हो गया। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। मान लो दिया है नीड ही टू कॉल हिज पेरेंट्स। क्या उसको जरूरत है कि वह अपने पेरेंट्स को बुलाए? क्या उसको जरूरत है? नीड ही टू कॉल हिज पेरेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चे ये देखना होगा कि ये सेंटेंस सही है या नहीं।
नीड और डेयर का केवल दो फॉर्मूला, क्या देखना है कि वो मेन है या ऑक्सिलियरी है। सबसे पहला चीज यही हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या है, वो एक मेन है या ऑक्सिलियरी। चूंकि क्या दिया है यहां पर, एक क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब क्लियर हो गया क्वेश्चन में कौन होगा, ऑक्सिलियरी होगा। तो चूंकि क्वेश्चन मार्क में ऑक्सिलियरी होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलियरी में केवल V1 का यूज करेंगे। और यहां पर क्या है, 2 + V1, जो कि क्या हो गया, नीड ही कॉल हिज पेरेंट्स। तो ये है हमारा सेकंड रूल नीड और डेयर का। आई होप सभी को समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल भी है, और मैं ये जानता हूं कि ये रूल से बहुत लोग अवगत नहीं होंगे, ठीक है, जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्प, और ये हेल्प के ऊपर ही बेस्ड रूल है हमारा, ठीक है। अब हेल्प क्या होता है बच्चे, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। हेल्प का मतलब तो सभी को पता है, मदद से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि अब हम लोग यहां पर देखेंगे थर्ड रूल, जिसमें मैंने लिखा हेल्प। हेल्प एक ऐसा वर्ड है, याद रखेंगे सभी लोग, हेल्प एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ V1 और 2 + V1 दोनों आ सकता है। यस, लेकिन कौन से वॉइस में, एक्टिव में। पैसिव में केवल 2 + V1 आएगा। एक्टिव पैसिव, बार बार हम लोगों को ये इस चर्चा में ये स्वर सुनाई दे रहा है कि क्या है एक्टिव, क्या है पैसिव। एक्टिव जब सब्जेक्ट डूअर का काम कर रहा है, और पैसिव जब सब्जेक्ट रिसीवर बन गया है, मतलब इसी को कहते हैं एक्टिव और पैसिव। मैं अभी बोल रहा हूं, मतलब मैं इस काम को कर रहा हूं, एक्टिव में हूं मैं, ठीक है। मेरा जो काम है वो किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर मेरे को कोई कहीं पहुंचा कर आ जाए, ठीक है, कैसे, प्रमोट कर दिया गया किसी के द्वारा, मेरा और प्रमोशन हो गया किसी के द्वारा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो मेरा पैसिव हो जाएगा। तो हेल्प जब एक्टिव में आए तो दोनों कर सकते हैं। ये चीज बहुत लोग सोचते हैं कि केवल V1 होगा, नहीं, दोनों ही होगा। और पैसिव में केवल 2 + V1 होगा, V1 यहां नहीं होगा। देखते हैं कैसे, जैसे मैंने बोला, ही हेल्प्ड मी टू लर्न इंग्लिश, उसने मेरी मदद की इंग्लिश सीखने में। और एक मैंने लिखा, आई हेल्प्ड हिम लर्न इंग्लिश, मैंने उसकी मदद की इंग्लिश सीखने में। अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं, ही हेल्प्ड मी टू लर्न इंग्लिश और आई हेल्प्ड हिम लर्न इंग्लिश, तो दोनों में काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। मतलब यहां ये हेल्प कर रहा है और यहां मैं हेल्प कर रहा हूं, मतलब वॉइस क्या है दोनों का, एक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट यहां डूअर है, रिसीवर नहीं है। तो इसके साथ 2 + V1 आएगा तो भी सही, V1 आएगा तो भी सही। तो ये क्या हो गया, हेल्प का एक्टिव वाला रूल। लेकिन यही पैसिव अगर हो जाता, मैं बोल रहा हूं आई वॉज हेल्प्ड लर्न इंग्लिश, अच्छा ये कैसे हो जाएगा, यहां मदद मैं कर रहा हूं, नहीं, मेरी मदद कोई और कर रहा है। मतलब ये जो एक्शन है ये मैं रिसीव कर रहा हूं, यहां है ही हेल्प्ड, आई हेल्प, मतलब काम मैं कर रहा हूं यहां, लेकिन यहां मेरी कोई मदद कर रहा है, आई वॉज हेल्प्ड, ठीक है, मेरी किसी ने मदद की, दैट्स वाई यहां केवल यहां पर हम लोग आई वॉज हेल्प्ड लर्न इंग्लिश नहीं कर सकते, कि वॉइस क्या है, पैसिव, यहां क्या आना चाहिए, 2 + V1, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज हेल्प्ड टू लर्न
इंग्लिश। तो तीसरा रूल हमने पढ़ा कि हेल्प अगर है तो एक्टिव है 2 + V1 और V1 दोनों यूज कर सकते हैं। पैसिव अगर है तो केवल क्या यूज करेंगे 2 + V1। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस रूल से। जो चौथा रूल हम लोग इसका करने जा रहे हैं, इन्फिनेटिव्स का। आज हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। और जितना चीज आज पढ़े हैं समझ लो 70% क्वेश्चंस नॉन फाइनाइट वर्ब से पूछा जाता है वर्ब चैप्टर के अंदर, और हम लोग आज उसी 70% पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चौथा रूल हम लोग देखते हैं, ये याद रखोगे सब। लेट, मेक, सी, हियर और बिड। 5 रूल्स, 5 वर्ड्स आई मीन। लेट, मेक, सी, हियर, बिड। लेट, मेक, सी, हियर, बिड। अब यहां पर लेट मतलब अलाउ करना, मेक मतलब जानते ही हो। अब हम लोग यहां देखते हैं कि इसका भाई 2 चीज होता है। एक होता है इसके साथ 2 + V1 और एक होता है V1। V1 कब होगा? जब एक्टिव हो, और जब पैसिव हो तो 2 + V1। मतलब जैसे मैंने बोला ही लेट मी टू गो होम। क्या है? ही लेट मी टू गो होम। यहां पर आदेश देने वाला कौन है? वह। उसने मुझे आदेश दिया कि मैं घर जाऊं। मतलब यहां पर आदेश दे रहा ही लेट मी। ये वॉइस कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस होने के कारण यहां पर क्या होना चाहिए था? केवल वर्ब 1। हुआ क्या? 2 + वर्ब 1। 2 + वर्ब 1 तो पैसिव में होता है, लेकिन काम तो यहां ये कर रहा है। गलत हो गया। करेंगे ही लेट मी गो होम। अगर यही चीज ऐसे रहता, आई वॉज लेट गो होम, आई वॉज लेट, यहां था ही लेट मी, उसने आदेश दिया। यहां आई वॉज लेट मतलब मुझे किसी और ने आदेश दिया। मतलब यहां मैं आदेश देने वाला नहीं हूं। यहां वह आदेश देने वाला था, लेकिन यहां मैं आदेश देने वाला नहीं हूं। तो वॉइस क्या हो गया? बदल गया, पैसिव हो गया। और चूंकि पैसिव हो गया तो आई वॉज लेट गो होम कैसे हम करेंगे? जाहिर सी बात है क्या करना होगा? पैसिव के अंदर 2 + V1, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज लेट टू गो होम। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर जो हम लोग इन्फिनेटिव्स का आज बात कर रहे हैं, ये उसका चौथा रूल है। और अभी ये रूल्स खत्म नहीं हुआ, अभी हमको इसके अंदर आज बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट रूल पर हम लोग बात करेंगे, और ये होने जा रहा है हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल भी। क्या है भाई? रूल नंबर 5। और देखते हैं हम लोग ये रूल नंबर 5 क्या है। मान लो हमारे सामने एक सेंटेंस दिया है, आई डोंट नो टू स्विम। एक सेंटेंस दिया है, आई डोंट नो टू स्विम। एक सेंटेंस और देखते हैं, ही वंडर्स टू क्लाइंब द माउंटेन। यह भी एक सेंटेंस दिया है। एक और देखते हैं, अभी तो वर्ड का झड़ी लगा देंगे। शी फाउंड आउट टू प्रोसेस दिस डिटेल। एक और लिखते हैं, दे डिस्कवर्ड टू कैच द फिश। 4 सेंटेंस मैंने लिख दिया, और बात कर रहे हैं हम लोग रूल नंबर 5 की, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पहले टाइप इन्फिनेटिव के अंदर। क्या मैं बोल रहा हूं? आई डोंट नो टू स्विम, ही वंडर्स टू क्लाइंब द माउंटेन, शी फाउंड आउट टू प्रोसेस दिस डिटेल, दे डिस्कवर्ड टू कैच दिस फिश। यहां पर जो चारों वर्ड है,
उससे रिलेटेड हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, नो, फाइंड आउट, डिस्कवर, ऑब्जर्व, वंडर, ठीक है, टीच, इसमें कुछ एग्जांपल्स नहीं भी हैं, वो सब भी आता है, लर्न, ऐसा वर्ड्स अगर हो, ठीक है, ऐसा वर्ड्स, ये सब दिख रहा है ना, फाइंड आउट मैं बोल रहा हूं तो फाइंड आउट में सारा कुछ आ गया, फाउंड आउट, फाइंडिंग आउट, फाइंड्स आउट, सब, नो बोल रहे हैं तो नो, न्यू, नोन, नोइंग, नो, सब आ गया। अगर हम ऑब्जर्व बोल रहे हैं तो ऑब्जर्व, 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 ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व, सब आ गया। अगर हम डिस्कवर बोल रहे हैं तो डिस्कवर, डिस्कवर, डिस्कवरिंग, डिस्कवर, सब आ गया। वंडर बोल रहे हैं तो वंडर्ड, वंडर्ड, वंडरिंग, वंडर, सब आ गया। टीच बोल रहे हैं तो टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचर्स, सब आ गया। अगर लर्न बोल रहे हैं तो लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लर्न, सब आ गया। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी V1 से V5 फॉर्म में कुछ भी अगर होगा तो कंफर्म है कि वहां पर आएगा 2 + V1, लेकिन एक शर्त के साथ, इससे पहले एक WH वर्ड का आना जरूरी हो जाता है। अब ये WH वर्ड क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं। देयर आर 9 क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो कौन है भाई? हु, हुम, हुज, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन बोल दिए, विच, व्हाट, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स है हमारा। और इसमें तो देखो क्या मैंने बोला कि ये वर्ड्स जो हैं इसके बाद 2 + V1 आएगा, आ भी गया, 2 + V1 आ भी गया, लेकिन क्या नहीं आया? वो WH वर्ड जिसकी हमको जरूरत थी वो हमको नहीं दिख रहा है। तो वो WH वर्ड्स हम लोग देखते हैं इसमें है या नहीं। आई डोंट नो टू स्विम, कहां है? नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ही वंडर्स when to climb the mountain, she found out how to process, they discovered how to catch the fish। मतलब हर के अंदर एक WH वर्ड आ गया, और WH वर्ड आने के कारण क्या हो गया? यस, यहां पर सेंटेंसेस सही हो गया। तो ये था 5th रूल इसका। अब एक मैं छोटा सा वर्ड बस बताऊंगा, रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 6 की हम लोग अभी बात करेंगे, और इसमें मैं बात करने जा रहा हूं बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, और वो हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 6, देखो यहां मैं बात करूंगा कीन वर्ड की। कीन वर्ड की, कीन वर्ड एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है लोगों के लिए। क्यों है कंफ्यूजिंग वर्ड? कीन का मतलब होता है इच्छुक, ठीक है। किसी चीज के करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा जब है, बहुत मन कर रहा है हमको वो काम करने, तो वो होता है इच्छुक। कीन के साथ 2 + V1 आता है। कीन के साथ क्या आता है? 2 + V1। ये चीज जनरली लोगों को पता होता है, बताया भी जाता है, लेकिन एक चीज मत भूलना कि कीन के बाद ऑन भी आता है। कब? ठीक है, दोनों मैं क्लियर कर दे रहा हूं। कीन एक वर्ड है, जैसे मान लो दिया है ही इज कीन, he is keen in knowing the truth, और एक दिया है he is keen in mathematics। तो ही इज कीन इन नोइंग द ट्रूथ जो हमारा दिया है, यहां पर कीन के साथ कोई एक्शन चल रहा है, इसीलिए 2 + V1 हो जाएगा, टू नो द ट्रूथ। लेकिन यहां किसी एक्शन नहीं है, यहां किसी चीज में वो इच्छुक है, यहां पर क्या हो जाएगा? ही इज कीन ऑन मैथमेटिक्स। तो ये याद रखना। अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोगों को करना है कीन के अलावा, जैसे एबल, अनएबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, लाइकली, अनलाइकली, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग करेंगे। अलाउ, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आ जाएगा,
ठीक है, लेकिन फॉरबिड के साथ आता है टू। ये सब चीजों पर अभी हम लोगों को बात करना है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर इन्फिनेटिव्स हम लोग कर रहे हैं, और आज के लिए यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे चीजों पर। धन्यवाद।